हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है वह देखेंगे। तो देखिए, दैनिक जीवन में पीएच का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। देखिए, पहला कौन सा है? पाचन तंत्र में पीएच की भूमिका। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन तंत्र होता है, उसमें पीएच की भूमिका होती है। और मुंह के पीएच का मान में परिवर्तन से दंत क्षय होना। जो मुंह में जो पीएच का जो मान परिवर्तन होता है ना, तो उससे दांत का क्षय होना, दांत का टूटना। और तीसरा, पेड़ पौधे एवं विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए उचित पीएच मान का बने रहना आवश्यक होता है। यह सारे चीज क्या दैनिक जीवन में हमारा यूज होता है ना। पाचन तंत्र में हमें पीएच की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुंह में पीएच का मान, यह सब हम देखते हैं आगे। पहला देखिए, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिए, हमारे शरीर का पीएच मान लगभग स्थिर रहता है, जो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। और हमारे खून का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। हमारे पीएच का, शरीर का जो पीएच मान का रेंज होता है वह 7 से 7.8 के बीच में होता है। और 7.4 किसका होता है? हमारे खून का। और पीएच के मान में कभी कमी होने से शरीर अम्लीय हो जाता है। अगर हमारे शरीर में पीएच का मान कम हो गया तो हमारा शरीर कैसा होता है? अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसलिए ना एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है हमारे पेट में। अगर हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। और पीएच के मान में वृद्धि होने से क्षारीय हो जाता है, शरीर क्षारीय हो जाता है। ठीक है, 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होने लगेगा तो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय एवं क्षारीय दोनों अवस्थाओं में बुखार लगने की संभावना होती है। बुखार हमें कब लगती है? जब हमारे शरीर में अम्लीय या क्षारीय प्रकृति बढ़ने लगती है, तो तब हमें बुखार लगने की संभावना रहती है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। मतलब संकीर्ण पीएच परास मतलब 7 से 7.8 के बीच में। जो हमारा जो शरीर है ना, 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7.8 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम जैसे हुआ तो अम्लीय बढ़ने लगता है हमारा शरीर में। देखिए, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह एक नंबर में हमेशा पूछता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। देखिए, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में बहकर जाता है और नदी में प्रवाहित होता है, तब नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे नदी में जलीय जीवधारियों का जीवन और प्रजनन कठिन हो जाता है। जैसे ही अम्लीय वर्षा होता है तो नदी में जल अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब उसका पीएच मान कम हो जाता है। तो उसका पीएच मान कम होगा तो नदी में जलीय जीवधारियों के लिए वह जीवन कठिन हो जाता है, मतलब उसका जो प्रजनन होगा, जीवन जो होता है उन लोगों का कठिन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आगे, यह क्या हमारा, ये हमारा दैनिक जीवन पर ही है ना, दैनिक जीवन पर आधारित है ना हमारा पीएच का मान। अब देखिए, पौधे में अभी बताया था, पौधे में पीएच का मान क्या है, मतलब आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है, पौधे हो गया, पशु हो गया, ये सब में पीएच का मान क्या है। तो मिट्टी उर्वरता में पीएच की बड़ी भूमिका होती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक निश्चित पीएच परास की आवश्यकता होती है। और पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी, मतलब उपजाऊ मिट्टी के पीएच परास 7 से 7.6 तक होना चाहिए। कितना? आदर्श मिट्टी के लिए 7 से 7.6 के बीच में होना चाहिए उसका पीएच। यह सब आपको याद करना है, ये सब समझने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें बस याद करना है कि आदर्श मिट्टी का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, हमारा शरीर का पीएच मान कितना से कितना तक काम करता है। क्योंकि यह सब में थ्योरी, मतलब दो दो नंबर में पूछने का चांसेस कम होता है। इसमें ज़्यादा पूछता है क्या है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है, और हमारा शरीर का जो खून है उसमें उसका पीएच मान क्या होता है, और हमारा शरीर किस पीएच मान पर काम करता है। यही सब पूछता है दो एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में। देखिए, अब मिट्टी की जांच की विधि क्या है।
जमीन के अंदर लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई से हम मिट्टी इकट्ठा करते हैं और परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी लेकर उसमें 5 मिलीलीटर जल मिलाकर घोल बनाते हैं। अगर उसका पीएच मान 7 से कम होगा 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होता है। ठीक है। जब मिट्टी को हम जांच करने ले जाते हैं तो अगर उस मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो वह उदासीन होता है। ऐसे हम मिट्टी की जांच करते हैं। क्लियर है। अब देखिए उपचार, हमारा उपचार क्या है। यदि मिट्टी अम्लीय है तो खेत में बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, यह मैंने कितना बार पिछले लेक्चर में बताया कि बिना बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, और बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट। यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है बिना बुझा हुआ चूना और या चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे क्षारकों का उपयोग कर मिट्टी को उदासीन करना चाहिए। हम जब अगर मिट्टी में अम्लीय बढ़ जाता है तो उदासीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उदासीन करने के लिए हम क्षारक का यूज करते हैं। क्षारक कौन सा है, क्षारक हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्लियर है। लेकिन यदि मिट्टी क्षारीय है तो खेत में हम जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, या ढैंचा मतलब सेस्बेनिया एक्यूलिएटा की हरी खाद का मिश्रण का उपयोग कर मिट्टी को उदासीन करना चाहिए। ठीक है। अगर मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम जिप्सम का यूज करते हैं या ढैंचा का यूज करते हैं ताकि उस मिट्टी को उदासीन बना सके। ठीक है ना। ऐसे हम उपचार करते हैं, तभी हमारा जो जो प्रॉपर मिट्टी हमारा फसल के लिए उपयोगी होता है। अगर अम्लीय ज़्यादा होगा तो उपयोगी नहीं होगा, क्षारीय ज़्यादा होगा तो फसल के लिए उपयोगी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, अब देखिए पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट में आमाशय होता है, और आमाशय रस जो गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जो आमाशय होता है ना, आमाशय में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो पूछता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, हमारे शरीर के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग कितना होता है, 1.4 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है, 1.4। हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 1.4। तो यह एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर यह पूछ दिया कि उसका पीएच मान कितना होता है तो 1.4 होता है। यह पेट में हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है और सड़ने से बचाता है। तो यही देखिए हमारे शरीर में जो एसीएल गैस होता है ना, एसीएल अम्ल जो होता है वह लाभदायक होता है। यही एक अम्ल है जो शरीर में रहते हुए भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह हमें शरीर में रहता है तो यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कमी हो जाएगी तो भोजन के पाचन में मतलब भोजन के पाचन में प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब देखिए अपच की स्थिति में पेट में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अगर अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने लगेगा तो उसका कहने का मतलब कि अपच होने लगता है। मतलब अपच देखिए कभी कभी हमारा शरीर में खाना पचता नहीं है, खाना नहीं पचता है मतलब इनडाइजेशन होने लगता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनने लगता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा बनने लगेगा तो क्या होगा, अब ज़्यादा अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो पेट में दर्द होने लगता है ना। तो उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। वो हमारे जो शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो वह किसके वजह से होता है, वह होता है अपच के वजह से। जब अपच की स्थिति होती है तो पेट में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिसके कारण पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड। एंटासिड कौन सा होता है, क्षारक मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेकिंग सोडा का यूज करते थे हम
पीछे हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा का यूज करते थे। नींबू या कोई अम्लीय चीज का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि नींबू तो पहले से ही क्षारीय है और वह क्षार को ठीक सॉरी नींबू तो पहले से ही अम्लीय है और हमारे शरीर में अम्ल पहले से है, तो दोनों अम्ल मिलकर और अम्ल को बढ़ा देता है। तो हम नींबू का यूज नहीं करते हैं, हम उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं, मतलब क्षारक का यूज करते हैं, जो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या, कि अगर हमारे शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो हम कौन सा एंटासिड का यूज करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम प्रयोग करते हैं। एंटासिड का अर्थ था एंटी एसिड, मतलब प्रति अम्ल, मतलब अम्ल को मारने वाला, मतलब मंद क्षारक। ठीक है, कुत्ते के आमाशय में अधिक सांद्रता वाला एसियल अम्ल होता है, जिससे वह हड्डी को भी चबाकर पचा सकता है। अगर ज्यादा सांद्रता वाला एसियल अम्ल होता है, मतलब जिसका पीएच मान 0 होता है, सबसे सांद्र जो होगा उसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, तो वो कुत्ते के जो आमाशय में अधिक सांद्रता वाला एसियल होता है, यही कारण है कि वह हड्डी को भी पचा देता है। हमारा शरीर जो है हड्डी को नहीं पचा पाता है, क्योंकि हमारे शरीर में अधिक सांद्र वाला एसियल अम्ल नहीं होता है। क्लियर है? अब देखिए आगे, पीएच परिवर्तन के कारण हमारा जो दंत क्षय होता है, दांत जो जो हमारा होता है क्षय होता है ना दांत का, वो किसकी वजह से होता है, वो पीएच में परिवर्तन की वजह से होता है। दांत का ऊपरी परत जिसे इनेमल कहते हैं, दांत का जो ऊपरी परत होता है इनेमल कहते हैं उसको, और वह कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, CH3PO4 का होल्ट वाइज कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल जो होता है ना किससे बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, और यह शरीर का सबसे कठोर होता है पदार्थ है। जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होता है, तब इनेमल का क्या होता है, संचालन होने लगता है। यह सब एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव जितना भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं ना आज के लेक्चर में, वह इससे इससे जो है ना एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है। अगर हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे जो इनेमल है ना उसका संचारण होने लगता है। मतलब अगर इनेमल संचारण होने लगेगा तो दांत हमारा क्या होगा, टूटने लगेगा, होगा ना, दंत का क्षय होने लगेगा। तो इसकी प्रारंभिक पहचान क्या है, दांत गर्म एवं सलसलाहट है, दांत का गर्म होना या सलसलाहट महसूस होना। जब भी हम बर्फ मतलब ठंडी चीज़ों लेते हैं तो हमारा दांत सलसलाहट होने लगता है ना, वह कारण क्या है, वह कारण यह है कि हमारा जो इनेमल है उसका संचारण होने लगा। हमारा दांत का जो मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो गया, यही हमें बताता है। आगे देखिए, खाना खाने के बाद मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। मतलब कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होती है ना, वह जो भोजन के अवशिष्ट होता है उससे मिलकर अम्ल को उत्पन्न करता है। वह अम्ल कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, यह अम्ल मुंह के पीएच को घटाता है और दांतों का क्षय होने लगता है। और वही बैक्टीरिया जब अम्ल को उत्पन्न करता है तो वह पीएच के मान को घटा देता है, क्योंकि अम्लीय क्या होता है, पीएच मान सबसे कम होता है, 0 से 7 के बीच होता है। तो पीएच मान जितना घटेगा मतलब उतना अम्लीयता बढ़ेगा। तो पीएच मान घटा देता है तो दांतों का क्षय होने लगता है हमारा। ठीक है, क्लियर है? बचाव के लिए हम क्या करते हैं, बचाव के लिए भोजन के बाद हम क्या करते हैं, क्षारकीय दंत मंजन जो हम जो हम ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, ब्रश करते हैं, उसी से क्या होता है, उसी से जो दंत क्षय को रोका जा सकता है। नहीं तो अगर हम मंजन नहीं करेंगे रोजाना तो हमारा दांत क्या होता है, सड़ने लगेगा, खराब हो जाएगा, एक दिन टूटने लगेगा। इसलिए मंजन करते हैं हम। और जो क्षारकीय मंजन कैसा होता है, जो नीम हो गया, करंज हो गया, बबूल के दतवन हो गया, ये सब जो होता है इसमें क्षारकीय उत्पन्न ज़्यादा रहता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है ये सब। यह हमारे दांत के क्षयन को रोकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करते हैं। जब लाल चींटी, बिरनी या मधुमक्खी काटती है तो दर्द और जलन होती है, क्योंकि वह डंक मारने से एक प्रकार का अम्ल छोड़ती है। यह जो है ना, चींटी हो गया, बिरनी या मधुमक्खी जब हमें काटता है तो हमारे शरीर में अम्ल छोड़ देता है, और वह अम्ल की वजह से हमें दर्द या जलन होने लगता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए
हम क्या यूज करते हैं, यह अम्ल कौन सा होता है, यह अम्ल जो होता है हमारा मेथनोइक अम्ल होता है, मतलब फॉर्मिक अम्ल। यह पूछता है कि चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। अब देखिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारा क्षारक का प्रकृति है, बेकिंग सोडा क्षारकीय होता है, तो वह अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है। बिच्छू बुट्टी अर्थात उरकुस्सी के पौधों जो पत्तों होते हैं पर डंकनुमा बाल होते हैं, जो नदियों के किनारे जो होते हैं ना, कुछ कुछ पौधे होते हैं जिसमें जिसमें डंकनुमा बाल होता है, जो उसको छूने से हमें अम्ल का स्राव होता है और वह दर्द देने लगता है, जलन महसूस होने लगता है हमें। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। जंगलों में बिच्छू बूटी के पास ही एक दूसरे प्रकार का पौधे पाया जाता है, जिसे डॉग पौधे कहते हैं, और यह जो पौधा होता है ना, क्षारकीय प्रकृति का होता है, इसलिए डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती को रगड़कर इसका इलाज किया जाता है। जहाँ पर अम्ल, प्रकृति क्या करता है, प्रकृति जो होता है ना, जहाँ पर अम्लीय पदार्थ होता है वहीं पर हमारा क्षारीय पदार्थ छोड़ देता है, ताकि अगर अम्लीय पदार्थ हमारे शरीर में आ जाता है तो क्षारीय पदार्थ को यूज करके हम उसको उदासीन कर सके। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि वह पौधा अगर हम रगड़ देते हैं तो अम्लीय प्रकृति हमारा कम हो जाता है, मतलब उदासीन कर देता है, डॉग पौधा। ठीक है। यह देखिए कौन कौन से पदार्थ है या फल है, उसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक, और यही सब याद कर लीजिएगा। चाय में टैनिक, वसा में एस्टियरिक, बस यही सब। डंक में मेथनोइक अम्ल, प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल, और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। इसको यह जो टेबल है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अगर नोट्स चाहिए तो मैं तो नोट्स दे दूंगा, नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप कमेंट में पिन कर दूंगा नोट्स को। ठीक है। आगे देखिए, लवणों के बारे में अधिक जानकारी, विभिन्न अधिक अभिक्रियाओं द्वारा लवणों का निर्माण होना। देखिए धातु प्लस अम्ल मतलब Zn H2SO4 रिएक्शन करके क्या बनाता है, यह हमारा लवण बनाता है। और धातु प्लस क्षारक Zn प्लस NaOH, यह हमारा क्या क्षारक है, NaOH, तो जिसको कहते हैं हम जिंकेट कहते हैं, Na2ZnO2 को हम क्या कहते हैं, जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस देता है। और धातु ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करता है। कॉपर ऑक्साइड क्या हमारा धातु ऑक्साइड है, और HCl हमारा अम्ल हो गया, तो कॉपर क्लोराइड और जल बनाता है। अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करता है तो अम्ल हो गया हमारा HCl और क्षारक हो गया हमारा NaOH, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NaCl और H2O बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं लवण के बारे में। लवणों का नामकरण कैसे करते हैं। लवण यहाँ से हमारा लवण परिवार जो है ना स्टार्ट हो गया। अब तक हमने अम्ल एवं क्षारक के बारे में इतना जो 4 लेक्चर किया था, अब तक उसके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे लवण के बारे में। तो लवण का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, लवणों का नामकरण में लवण का प्रथम भाग क्षारक होता है और दूसरा भाग अम्ल से लिया जाता है। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोडियम ले लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम क्लोराइड ले लेते हैं। मतलब लवण का जो प्रथम भाग होता है ना, वह हमारा क्षारक से लेते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वह हम अम्ल से लेते हैं। तो एग्जाम्पल कौन सा, जैसे हमारा जो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा है क्षारक, तो क्षारक से हम सोडियम उसका प्रथम भाग ले लिए। इसका प्रथम भाग क्या है, प्रथम भाग हमारा सोडियम है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो दूसरा भाग क्या है, हाइड्रो मेरा प्रथम भाग हो गया और क्लोरिक मेरा दूसरा भाग हो गया, मतलब HCl। इसका यहाँ देखते हैं हम, ये NaCl है ना हमारा, NaCl किससे बनता है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड हमारा किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मतलब वो हो गया हमारा क्षारक। और क्लोरीन किससे बनता है, HCl से। तो HCl हमारा क्या है, अम्ल है। तो HCl का जो दूसरा भाग क्या है, हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से हम क्लोरीन लेते हैं, क्योंकि अम्ल का हम दूसरा भाग लेते हैं
और क्षारक का पहला भाग लेते हैं। मतलब NaOH में से हम Na ले लिए और HCl से Cl ले लिए, तो हमारा क्या बन गया? NaCl। यह हमारा लवण है, ठीक है। वैसे ही Na2SO4 है। SO4 हमारा क्या है? H2SO4 से लिए हैं। H2SO4 में से दूसरा भाग SO4 है। और Na जो सोडियम है वह हमारा क्या है? क्षारक का पहला भाग है। क्षारक कौन है? NaOH। क्षारक हमारा NaOH हो गया। NaOH से हम Na को ले लिए और H2SO4 से SO4 को ले लिए। H2SO4 से हम SO4 को ले लिए, तो अम्ल का दूसरा भाग लेते हैं और क्षारक का पहला भाग लेते हैं, तब जाके हमारा लवण बनता है। वही यहाँ बोल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षारक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोडियम ले लिए, मतलब Na ले लिए, Na। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, तो HCl का दूसरा भाग क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन मतलब क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड उसको बोलते हैं ना। तो हाइड्रोजन ना लेके हम क्या लेते हैं? क्लोराइड लेते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड मिलके क्या बन गया? यह हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। यह हमारा सोडियम क्लोराइड, यह क्या हमारा लवण है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है हमारा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए लवण परिवार, फैमिली ऑफ सॉल्ट। समान आयनों वाले लवणों को लवणों का परिवार कहते हैं। अगर एक ही प्रकार का आयन होगा लवणों में तो उसे हम लवण का परिवार कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम लवण परिवार कौन सा है? सोडियम लवण परिवार में सोडियम समान होगा, सभी में सोडियम समान होगा। जैसे NaCl और Na2SO4। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में सोडियम दोनों में हमारा, इसमें भी हमारा सोडियम है और इसमें भी हमारा सोडियम है। तो यह किसका परिवार हो गया? यह परिवार हो गया सोडियम का, Na+ का सोडियम आयन का परिवार हो गया। अब देखिए क्लोराइड लवण का परिवार कौन सा है? इसमें देखिए NaCl है और इसमें KCl है, तो इसमें Cl दोनों में है, तो जिसमें दोनों में कॉमन चीज होगा ना उसी चीज का परिवार होता है। तो इसमें क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन दोनों में है। क्लोरीन दोनों में है तो वह किसका परिवार हो गया? वह क्लोरीन का परिवार हो गया। और पहले इसमें क्या था? सोडियम दोनों में था, तो वह सोडियम का परिवार हो गया। ठीक है, आगे देखिए लवण प्रायः ठोस होते हैं और इनके गलनांक एवं क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। लवण क्या होता है? ठोस होता है, और उसका गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यह जल में घुलनशील होते हैं। लवण जो होता है जल में घुलनशील होता है। कैसे? देखिए हम जो हम नमक खाते हैं वह उसको हम जल में मिलाते हैं तो वो पूरी तरह मिल जाता है ना। और इनके जलीय घोल विद्युत का चालन करते हैं। और जो लवण का जो जलीय घोल होता है उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें बिजली उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत का सुचालक है। अब देख लवणों का पीएच मान कैसे हम डिसाइड करते हैं। अब लवण का अच्छा, तो हमें बताया गया कि लवण का पीएच मान 7 होता है। जो नॉर्मल लवण होता है ना उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 से कम किस में होता है और 7 से अधिक किस में होता है। यहाँ पर यह जो आप देख पढ़ रहे हो ना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ सकता है। देखिए लवणों की प्रकृति उनके निर्माण में प्रयुक्त अम्ल एवं क्षारक पर निर्भर करता है। अगर क्षारक या अम्ल दोनों प्रबल हो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक हो, तो दोनों एक दूसरे को मार देगा। दोनों प्रबल है, मान लीजिए 2 +2 और -2 दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होता है? 0 होता है। तो वही बात है, प्रबल क्षारक या प्रबल अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो वह उदासीन लवण बनाता है। मतलब उदासीन लवण मतलब उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl किससे बनता है? NaCl हमारा NaOH से बनता है, तो NaOH हमारा प्रबल क्षारक होता है। और यह क्लोरीन किससे बनता है? ये क्लोरीन Na हमारा किससे आया? NaOH से। और क्लोरीन मेरा किससे आया? HCl से। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है। तो दोनों प्रबल है तो दोनों एक दूसरे को मार देता है, तो वह उदासीन हो जाता है। और उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो यह एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। यह जो क्या है इसका पीएच मान 7 होता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड अब बताइए किस किस से बनता है? सोच के बताइए पोटेशियम क्लोराइड किससे बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड मेरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरा पोटेशियम हमें कहाँ से मिलता है? पोटेशियम का जो पहला भाग K है
वह हमें क्षारक से मिलता है। तो क्षारक में क्या होता है, क्षारक में OH होता है, तो K दिया हुआ पहले से और OH को हम ऐड कर दिए तो क्या हो गया, KOH हो गया। ऐसे याद ऐसे निकालना है आपको। K हमारा कहाँ से आता है, क्षारक से आता है, और क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन आयन होता है, मतलब OH आयन होता है। तो K में हम OH जोड़ दिए तो क्या हो गया, KOH। तो KOH हमारा हो गया क्षारक, और Cl हमारा किससे मिलता है, Cl हमारा अम्ल से मिलता है, और अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, तो H+ इसमें हम ऐड कर दिए तो HCl हो गया। तो हमारा क्लोरीन कौन सा हो गया, HCl, और मतलब अम्ल क्या हो गया हमारा, HCl हो गया, और क्षार क्या हो गया हमारा, KOH। तो KOH और HCl दोनों प्रबल होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक दोनों मिलकर क्या बनाता है, उदासीन लवण बनाएगा। तो उदासीन लवण का पीएच मान कितना होता है, उदासीन लवण का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए थर्ड वाला K2SO4 में K2 को हम अलग कर दिए। अभी K2 कहाँ से आएगा हमारा, K2 जो है हमारा क्षारक से आता है, क्योंकि पहला भाग हमारा क्या होता है, क्षारक से आता है, और K2 और वहाँ पर हमारा क्या होगा, OH मिला देंगे, क्योंकि क्षारक में OH होता है, तो K2OH। और SO4 हमारा किससे आता है, SO4 हमारा हाइड्रोजन से, मतलब अम्ल से आता है, तो अम्ल में हाइड्रोजन होता है, तो इसका H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 और K2OH। ठीक है, तो इसका जो होता है, इसका KOH होगा, कि ये जो K2OH, ये जो 2 है ना, ये सल्फेट का संयोजकता की वजह से होता है। यहाँ जो 2 आता है, सल्फेट का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, और पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है और इसका 2 है, इसका 2 है, तो यह जो है हमारा, यह 2 है, यह मेरा यहाँ आ जाएगा, और 1 है जो मेरा यहाँ आता है, तो इसीलिए SO4 के पास मेरा 1 है, लेकिन 1 हमें दिखना नहीं होता है, 1 को हम लिखते नहीं है, और 2 को हम लिखते हैं, तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो K हमारा किससे आया, K हमारा क्षारक से आता है, तो क्षारक में OH को ऐड कर दिया तो KOH हो गया, तो KOH हमारा क्षारक हो गया, और सल्फेट में हम हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो H2SO4 हो गया, तो H2SO4 हो गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्षारक हो गया। तो दोनों क्या है, प्रबल ही है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्षारक हो गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल मेरा अम्ल हो गया, तो दोनों के दोनों हमारा प्रबल है। अभी तो बताया था ना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं, इसमें बताया था, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक कौन कौन से होते हैं, अभी बताया था, इसमें देखिए, प्रबल नहीं, फिर पिछले लेक्चर में बताया था ये सब। तो समझ में आ गया ना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलके उदासीन कर देता है, तो उसका पीएच मान 7 होगा। अब दूसरा देखिए, अगर प्रबल अम्ल होगा, अम्ल ज़्यादा होगा मात्रा में, और दुर्बल दुर्बल क्षारक होगा, क्षारक कम होगा, कमज़ोर होगा, और अम्ल जो होगा बरियार होगा, मजबूत होगा, तो हम बरियार का ही ना, जो मजबूत होता है उसी का ना राज चलता है सब पे, जो मजबूत होता है उसी का राज होता है ना कमज़ोर के ऊपर, तो मजबूत का राज होता है कमज़ोर के ऊपर। तो अम्लीय लवण बनाएगा, क्योंकि अम्लीय लवण क्यों बनाता है, क्योंकि प्रबल अम्ल है। तो मान लीजिए 7 अम्ल है और 3 मेरा क्षार है, या पीएच मान नहीं है, ऐसे मत सोचिएगा कि पीएच मान मैं दे रहा हूँ, पीएच मान नहीं है। मान लीजिए 7 मेरा अम्ल है और 3 मेरा क्षारक है, तो यह जो 3 है, इसके 3 को तो खत्म कर देगा, लेकिन जो 4 बच जाएगा उसका क्या करेगा, वह 4 तो रह गया ना, तो वह 4 का दबदबा किस पे होगा, वह उस 4 का दबदबा हमारा लवण के ऊपर होता है, तो वह 4 किसके तरफ से आ रहा है, वह 4 मेरा अम्ल की तरफ से आ रहा है, तो अम्ल की तरफ से जो 4 आ रहा है वह अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा ना लवण में, तो उसका पीएच मान कितना होगा, क्योंकि यह अम्लीय लवण है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होगा। क्यों, क्योंकि अम्लीय प्रकृति 7 से कम होता है ना पीएच मान। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कॉपर कहाँ से आता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर आता है मेरा क्षारक से, और सल्फेट कहाँ से आता है मेरा, अम्ल से आता है। तो कॉपर को हम अगर क्षारक में हम बदलेंगे तो OH इसको ऐड कर दो, तो CuOH हो गया, क्षारक हमारा कौन सा हो गया, CuOH का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि कॉपर का संयोजकता 2 होता है, तो OH का होल ट्वाइस हो जाएगा, तो कॉपर CuOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, और सल्फेट में H2SO4 बनेगा। क्यों, हाइड्रोजन 2 क्यों हुआ, क्योंकि सल्फेट का जो संयोजकता 2 होता है, तो H2SO4 होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सॉरी कॉपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो
कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षारक होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारा दुर्बल क्षारक होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है हमारा, इसमें कॉपर सल्फेट में जो मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसमें जो मेरा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है प्रबल अम्ल होता है। और यह कॉपर हाइड्रोक्साइड यह कौन से क्षारक से बन रहा है? यह कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षारक से बन रहा है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होता है। और यह जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, क्योंकि यह सल्फ्यूरिक अम्ल से बन रहा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल मेरा प्रबल अम्ल होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड मेरा दुर्बल क्षारक होता है। तो अम्ल ज़्यादा होगा, अम्ल ज़्यादा है और क्षारक कम है, तो लवण पर किसका प्रभाव रहेगा? लवण पर अम्ल का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अम्ल का प्रभाव रहेगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान 7 से कम होगा। क्लियर है? अगर अम्लीय लवण होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब इसका उल्टा जस्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला NH4Cl। NH4Cl में यह क्षारक किससे बन रहा है? यह NH4 मेरा NH4 कौन सा क्षारक से बन रहा है? NH4 में हम OH को ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि पहला जो नाम होता है मेरा क्षारक से आता है और क्षारक का आयन कौन सा होता है? OH होता है। तो NH4 में हम OH को ऐड कर दिए तो NH4OH मेरा क्षारक बन गया। और ये जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन हमारा किससे आता है? अम्ल से आता है। और अम्ल में हमारा क्या देता है? H+ आयन देता है। तो H+ इसमें हम ऐड कर दिए तो HCl हो गया। तो हमारा अम्ल कौन सा हो गया? HCl। और क्षारक कौन सा हो गया? NH4OH। तो अम्ल जो क्षारक है हमारा वह दुर्बल है, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो क्षारक होता है वह दुर्बल क्षारक होता है और HCl जो अम्ल होता है वह प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलके क्या बनाएगा? अम्लीय लवण बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होगा। क्योंकि अम्लीय जो है ना प्रबल है, तो प्रबल का दुर्बल पर ज़्यादा प्रभाव होता है ना। बरियार लोग ही ना दुर्बल, जो मजबूत लोग होता है दुर्बल को तो ऐसे ही मार देता है। तो मजबूत लोग का ही ना प्रभाव होता है ना दुर्बल पर। तो उसका प्रकृति कैसा होगा? उसका प्रकृति अम्लीय होगा। मतलब अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब तीसरा देखिए, एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। यह खुद से आप समझिए कि AlCl3 कौन कौन अम्ल से और कौन क्षारक से बन रहा है। यह खुद से आप समझिए, क्योंकि 2 एग्जांपल मैंने बता दिया। अब तीसरा खुद से आप समझिए कि यह कौन अम्ल और कौन क्षारक से यह बन रहा है, और उससे आप निष्कर्ष निकालिए कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा है कि नहीं है। अब देखिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अब अम्ल को कम कर दिया और क्षारक को ज़्यादा कर दिया। मान लीजिए अम्ल हो गया 3 है और क्षारक हो गया इस बार 7। तो यह 3 जो है, इसके 3 को तो खत्म कर देगा, लेकिन बच गया कितना? 4 और इसमें बच गया ना। तो यह 4 और बच गया, तो यह इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्षारक का प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो वह लवण कौन सा होगा? वह क्षारीय लवण होगा। और क्षारीय लवण है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है? क्लियर है? क्षारीय लवण है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है ना? अब देखिए एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में यह क्षारक कौन क्षारक से बन रहा है? सोडियम। और कार्बोनेट कौन सा अम्ल से बन रहा है? पहला नाम क्षारक से आता है, दूसरा नाम अम्ल से आता है। तो जो सोडियम है हमारा कौन सा क्षारक से आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। और CO3 जो होता है हमारा किससे आएगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट से आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षारक होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कौन कौन सा होता है। वह अगर आपको याद है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक पहचानने में। ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षारक होता है। यह जो है हमारा बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH टाइप नहीं अच्छे से हो रहा है, इसको NaOH होगा और यह कार्बोनेट बनता है, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा इसका। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट मेरा दुर्बल अम्ल होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षारक होता है। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, तो उसका लवण का प्रकृति कैसा होगा? लवण का प्रकृति होगा क्षारीय। और इसमें देखिए यहाँ पर देखिए NaOH, यह जो हमारा जो Na हो गया और SCO3 हो गया, तो इसमें मेरा क्षारक कौन सा हो गया? हमारा क्षारक हो गया NaOH और मेरा अम्ल कौन सा हो गया? अम्ल मेरा हो गया H2CO3। यहाँ एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? H2CO3। तो H2CO3 हमारा कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वह दुर्बल अम्ल होता है।
और NaOH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्रबल क्षारक होता है। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल मिलकर हमारे लवण कैसा बनाएगा, क्षारीय लवण बनाएगा। और यह केस मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, यह केस आपको खुद से समझना है, ठीक है। जैसे देखिए, यह इस टेबल में से समझ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होगा, क्यों? क्योंकि वह सोडियम मतलब NaOH से बन रहा है, NaOH से बन रहा है, और क्लोरीन मतलब HCl से बन रहा है। तो दोनों प्रबल है, दोनों प्रबल है, तो दोनों एक दूसरे को मार देगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो उसका पीएच मान 7 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दे रहा है। ना उसमें अम्लीय की मात्रा होगा और ना ही उसमें क्षारक की मात्रा होगा। और इसमें देखिए सेकंड वाला में नाइट्रिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों प्रबल है, दोनों प्रबल है तो 7 होगा। इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मेरा प्रबल है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेरा दुर्बल है। तो यह प्रबल है, यह दुर्बल है, तो पीएच मान कितना होगा? पीएच मान 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल है ना, तो अम्ल का प्रभाव उस पर ज़्यादा होगा, और अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। यदि क्षार का प्रभाव मतलब देखिए यहाँ पर यह वाला केस देखिए, तीसरा अभी मैंने यह जो बताया था ना, यह इसी का केस है, इसी का। ये जो Na है ना, Na मेरा Na से बनता है, और CH3COO जो है मेरा CH3COOH से बनता है। तो यह मेरा जो है दुर्बल अम्ल है, और NaOH हमारा प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक मतलब उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, क्लियर है। और ये सब भी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ये सब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सब इसका एग्जांपल है, इसी का। ठीक है, क्लियर है। पहचानने आ जाएगा ना कौन दुर्बल क्षारक है, कौन प्रबल क्षारक है, कौन कैसे है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब देखिए साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन कैसे करते हैं। देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड होता है, अभी पढ़ा था ना हमने। देखिए तो HCl और NaOH रिएक्शन करके हमारा सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। यह हमने पीछे देख रखा है, ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देता है, और इसका H जो है हमारा OH से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। इसका जो हमारा H है NaOH से रिएक्शन करके इसको इसको विस्थापित कर दिया, और सोडियम जो हमारा क्लोरीन से रिएक्शन करके हमारा सोडियम क्लोराइड और H और OH मिलके OH बन गया। ठीक है, क्लियर है। साधारण नमक कौन कौन सा है? सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर यह भूरे रंग के चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, और इसे ही हम खनिज लवण कहते हैं। ठीक है। साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, जो एक प्रस्वेदी पदार्थ है। यह एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इनमें से कौन सा जो लवण है अशुद्धि के रूप में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन में, तो वह मैग्नीशियम क्लोराइड सही हो जाएगा। यह हवा से नमी को सोख लेता है, इसलिए साधारण नमक को हवा में खुली छोड़ देने पर पसीज जाता है। जब नमक को हम हवा में छोड़ देते हैं तो देखते हैं ना, कुछ देर बाद वो पानी लिखा हुआ है, पानी छोड़ने लगता है, मतलब पसीज जाता है वो। और आगे देखिए, साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है। आयोडीन युक्त क्यों बनाते हैं हम नमक को? आयोडीन युक्त इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो घेंघा रोग जो होता है ना हमारे, जो घेंघा रोग हो जाता है कभी कभी गर्दन में, तो उस गर्दन में घेंघा रोग से बचाने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। और आयोडीन युक्त बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड, यह KiO3 और Ki का यूज करते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए हम किसको मिलाते हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड को मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड।
पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यह जो है ना साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, इसको हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा लवण जो है ना खत्म हो गया। अब वो नमक से बहुत सारे कच्चा पदार्थ, बहुत सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, धोने का सोडा हो गया, बनाने की विधि कैसा होता है, वह सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।